Okay. So the objective of this session is to see the importance of statistics in data science. And I will be focusing on the core concepts. It may not be covered fully in today's session, but I'll try to cover it, almost half of it in the session. Okay. We won't be going through any technical terms like mean, median, mode for now. Basically, not the definition, but we will be seeing why they are important. ये important क्यों है ये हम लोग देखेंगे. ठीक है. I have a presentation. थोड़ा थोड़ा AI का help लेके I have made it. ठीक है. Start करते हैं. तो definition wise, stats क्या है? Statistics helps us understand and analyze data to make informed decisions. It involves collecting, organizing, interpreting, and presenting data in meaningful ways. So यहाँ पे just a minute. यहाँ पे what they are saying is it involves collecting, organizing, interpreting, and presenting data in meaningful ways. Here, the important point is the collection of the data, organization of the data, and interpretation of the data is also under statistics. Presenting data would also be under statistics only, right? Once you have this best understanding of what statistics is and what are the ways, तभी आपको ये चारों चीज करने का basically you have a very good idea, right? This presentation will guide you through fundamental concepts of statistics with simple explanations. So इस presentation में I have tried कि बहुत ही simple concepts से या फिर बहुत ही simply explain करके fundamental concepts statistics के क्या है क्यों है ये देखे जाएं. So हर चीज theoretical ना रहे basically. जो हम लोग books में पढ़ते हैं वो theoretical बहुत ज्यादा लगता है, right? So we should always try to link it to the physical world. जब वो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जब हम उस चीज को रिलेट करेंगे जो हमने पढ़ा है, तो वो हमें हमारे दिमाग में ज्यादा रिटेन होगा. मूविंग ऑन. अब स्टैट्स को एक एग्जांपल से समझते हैं. एग्जांपल नहीं, एक सिनेरियो है. एक बुक है कार्टून गाइड टू स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, विच आई विल प्रोवाइड यू. मेहुल आपके पास ऑलरेडी है, जतिन आपको मैं दे दूंगा. तो उसमें ये है, वहां से मैंने स्क्रीनशॉट्स उठाए हैं. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो लोग हैं, ये लोग डेट पे गए हैं, ठीक है. एक महिला है, ये महिला कह रही है कि शुड आई हैव द सूप, एवरीथिंग एल्स इज सो एक्सपेंसिव एंड आई डोंट नो इज पेइंग, आर स्टैटिस्टिशियन स्टिंजी, आई हैव नेवर गॉन आउट विद वन बिफोर, ब्ला ब्ला. सो यहाँ पे दिस पर्सन, दिस मेल इज अ स्टैटिस्टिशियन, ठीक है, और इनके साथ ये डेट पे आया है, राइट. तो अब ये स्टैटिस्टिशियन है, तो ये सोच रही है मैं क्या ऑर्डर करूं, क्योंकि कौन पैसे देगा इसको नहीं पता. अब स्टैटिस्टिशियन क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है कि मैंने यहाँ पे 36 बार सूप पिया है और उसमें से 27 बार बहुत अच्छा था, राइट. सो आउट ऑफ 36, 27 times it was very good, but at the same time there's a constraint. It is Monday, the day is Monday and the regular chef's night off. So regular chef नहीं आता. And what if all the air molecules in the room suddenly fly up to the ceiling? So ये एक ह्यूमर है कि ऐसा ऐसा अगर हो गया कि सब कुछ ऊपर उड़ गया और कुछ बचा ही नहीं, तो क्या होगा. मतलब इन यहाँ से ये लोग दिखाना चाह रहे हैं कि स्टैटिस्टिशियन थिंक्स स्टैटिस्टिकली, ठीक है. जैसे उसने यहाँ पे 27 आउट ऑफ 36 बोला, तो 27 आउट ऑफ 36 इज ऑलमोस्ट 9/12 विच इज 3/4, 75% लगभग होगा, ठीक है. नाउ अब इसके बाद वेटर आता है. वेटर बोलता है कि क्या मतलब क्या लेना है. तो महिला बोल देती है आई विल हैव द सूप प्लीज, एंड देन
the one says, the statistician says, can you bring me a calculator? Uh, so one more thing to know is statisticians maths में अच्छे नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है, but statisticians statistics का मतलब ही we want to represent the uncertainty somewhere. अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करना बहुत ही मुश्किल है, वो काम स्टेटिस्टिशियंस करते हैं, ठीक है, श्योर शॉर्ट बताना अनसर्टेनिटी क्या होती है. फॉर एग्जांपल मुझे बताना है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, या फिर आज बारिश होगी नहीं होगी, तो इसमें एक मेरे को बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए होता है. तो जितने भी मेरे वेदर प्रेडिक्शंस आते हैं उनके साथ साथ एक प्रोबेबिलिटी आती है कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - वो हो गई. तो स्टैटिस्टिक्स के साथ हमेशा एक डिग्री ऑफ सर्टेनिटी होती है, तो इन अ वे वो अनसर्टेनिटी को क्वांटिफाई कर रहे हैं, ठीक है. नाउ फिर ये सब हो जाता है, तो उसके बाद ये बोलता है कि अच्छा है तुमने सूप लिया है, तो बोल रहा है कि आई एम 95% कॉन्फिडेंट that tonight's soup has probability between 73% and 77% of being really delicious. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आई एम 95% कॉन्फिडेंट. इसको कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस कितना है? 95%. 95% कॉन्फिडेंस है. कॉन्फिडेंस किस चीज पे है? कॉन्फिडेंस इस चीज पे कि सूप हैज प्रोबेबिलिटी बिटवीन 73 एंड 77. दो चीजें हैं यहाँ पे. पहला तो इसको अपने कॉन्फिडेंस, इसको कॉन्फिडेंस पे कितना परसेंटेज कॉन्फिडेंस है, बेसिकली 95% कॉन्फिडेंस है. और दूसरी चीज है कॉन्फिडेंस है किस पे? कॉन्फिडेंस है इस पे कि द सूप इज डिलीशियस. उसकी एक रेंज दी है 73 से 77, और उस कॉन्फिडेंस पे इसको 95% लगता है कि ये जो क्लेम है 73 से 77 होने वाला वो सही है, ठीक है. नाउ इसके पहले, अगर हम इसके पहले जाएं तो हमने यहाँ पे सोचा था कि 27 आउट ऑफ 36 करके, और यहाँ पे हमारे पास 75 आएगा और हम इधर उधर बढ़िया हो जाएगा बेसिकली, ठीक है. बट ये तो कुछ और कह रहा है. ये इसलिए कह रहा है क्योंकि ये स्टेटिस्टिशियन है. आम बंदा होगा वो यहीं से सोच लेगा कि यार 75% है ऑलमोस्ट, बट ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटिस्टिशियन वाला स्टेटमेंट है, ठीक है. सो इस एग्जांपल से हमें क्या पता चलता है? दिस टेल्स अस कि statistics is also present in our daily lives. It's not just a concept, बहुत ही far fetched concept नहीं है. In our daily lives also we have stats around us. Every time we have stats. For example, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. हम लोग फोन यूज करते हैं हर रोज, राइट? फोन यूज करते हैं तो डू यू थिंक, लेट्स से आपकी 80% बैटरी जब आप चार्ज पे लगाते हो तो आपको वो कहता है कि 20 मिनट में चार्ज हो जाएगा, ठीक है. तो आप 2 दिन बाद 80% पे लगाओगे, डू यू थिंक वो आपको 20 मिनट ही दिखाएगा? नहीं दिखाएगा. द रीजन इज क्योंकि जितना उसको फुल चार्ज होने में टाइम लगेगा वो डिपेंड कर सकता है कितनी एप्लीकेशन चल रही हैं, फोन रनिंग है या नहीं है, राइट. तो वो एक, और वो भी शॉर्ट शॉर्ट नहीं है कि 20 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि हो सकता है बीच में फोन आ जाए या कुछ हो जाए. तो वो आपको एक मैसेज, एक कॉन्फिडेंस लेवल दे रहा है अपना. फोन के अंदर की सेटिंग्स में कॉन्फिडेंस लेवल होगा कि वो कितना कॉन्फिडेंट है कि ये फोन पूरा चार्ज कितने टाइम में हो जाए, ठीक है. वो मोस्टली कॉन्फिडेंस लेवल 95 होता है, ठीक है. तो अब इस एग्जांपल से हमें ये भी पता चलता है कि वी कैन, अगेन इस एग्जांपल में हमारे पास इन लोगों ने ऑर्डर किया, ये जो एग्जांपल में इन्होंने ऑर्डर किया, बंदी मतलब महिला ने तो स्टेटिस्टिकली नहीं सोचा, बट पुरुष ने सोचा कैसे कैसे कितना परसेंटेज हो सकता है, कितना कॉन्फिडेंस इंटरवल है, या जो भी है, ठीक है. सो इसके प्रिंसिपल्स क्या थे? तो प्रिंसिपल्स स्टेटिस्टिशियंस के 3 होते हैं. वन इज डेटा एनालिसिस. डेटा एनालिसिस में इनको क्या क्या करना पड़ता है? गैदरिंग, डिस्प्ले एंड समरी ऑफ द डेटा, ठीक है. गैदरिंग मतलब डेटा इकट्ठा करना, डिस्प्ले इज उसको लगाना, मतलब इकट्ठा करके दिखाना बेसिकली, एंड समराइज करना डेटा को, ठीक है. देन वी हैव प्रोबेबिलिटी.
डेटा तो मेरे पास आ गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 27/36 निकाली थी, 75%, वैसे ही प्रोबेबिलिटी, लॉस ऑफ चेंज इन एंड आउट ऑफ द कसिनो। कसिनो में बहुत ज्यादा यूज होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा है इसलिए कसिनो में खेल रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो स्टेटिस्टिकली सोच के और खेलते हैं। उनको पता होता है कि मेरे जीतने के चांसेस कितने हैं, ठीक है, और वो बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। थर्ड थिंग इज स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस। स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या है? इन्फ्रेंस इज इन्फ्रेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम इन्फर। इन्फर करना मतलब कुछ समझना। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस क्या है? डेटा को समझना यूजिंग स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। द साइंस ऑफ ड्राइंग स्टैटिस्टिकल कंक्लूजंस फ्रॉम साइंटिफिक डेटा यूजिंग अ नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब ये पूरी बुक तो हम नहीं देखेंगे, बट उस बुक में लगभग 150 पेजेस हैं। सो इफ यू फाइंड स्टैटिस्टिक्स इंट्रीगिंग तो पूरी बुक आप पढ़ सकते हो। बट इन दैट बुक यू विल लुक एट various the 3 A's, basically they are calling it the 3 A's, apply to a variety of situations where statistics plays a crucial role in the modern world, like what are the chances of getting a taxi in this weather। ये भी सब सारे प्रॉब्लम्स आपके नॉर्मल लाइफ में आपको हर एग्जांपल मिल जाएगा स्टैटिस्टिक्स का। अब थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन पे आ जाते हैं। व्हाट इज स्टैट्स? स्टैट्स इज द साइंस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा। इट हेल्प्स it helps turn raw information into understandable insights that support decision making. Whether it's for business, science, or everyday life, stats guides us to better conclusions. Okay. Real life में क्या क्या applications हैं? In business, stats helps companies understand customer behavior, consumer behavior, forecast sales, and manage risks. In science, statistical methods are essential for designing experiments and validating results. Okay. In everyday life, statistics inform choices such as budgeting, shopping, and even making health decisions. Importance of statistics: using statistical techniques ensure that decisions are data driven rather than based on guesses or assumptions, leading to better and more reliable outcomes. अब कैसे इसको इसको लिंक करते हैं पिछले वाले एग्जांपल से। सो उसने सूप इसलिए मंगाया, स्टैटिस्टिशियन ने बोला कि इट्स अ गुड आइडिया कि हम सूप मंगा लें, बिकॉज वो 95% कॉन्फिडेंट था कि सूप अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी 73 से 77 है। 73% बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है, राइट। हमारे घर में कुछ चीज का वैसा स्वाद मिले उसकी प्रोबेबिलिटी भी इतनी है ऑलमोस्ट, ठीक है। डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा को रिप्रेजेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको? चार्ट्स, ग्राफ्स और टेबल की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफेक्टिव डेटा रिप्रेजेंटेशन हेल्प्स अस क्विकली सी ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड आउटलायर्स, ठीक है। अगर हमारा डेटा इफेक्टिवली हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो वी कैन सी द ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड आउटलायर्स। इंटरप्रेटिंग द डेटा करेक्टली is the key to extracting reliable information and making smart choices, ठीक है। सो डेटा का इंटरप्रिटेशन भी इंपॉर्टेंट है, बट इंटरप्रिटेशन से पहले यू शुड नो हाउ टू डू द डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। सो ये एग्जांपल गीक ऑफ गीक से है, आप लोग इसको रेफर कर सकते हो, काफी अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। ठीक है, सो पहला एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कोई एक क्लास है, क्लास 5th है, उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं एंड आउट ऑफ 50 उनके रोल नंबर्स, सॉरी आउट ऑफ 50 उनके मार्क्स हैं 39, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट के 39 है। लेट्स से ये रोल नंबर 1 है 44, रोल नंबर 2 के 44, रोल नंबर 3 के 49 टिल रोल नंबर 10 के 50। Now the problem is the data in the given form is known as raw data. The above given data can be placed in the serial order as shown below. अब इसको मैंने वही मतलब रोल नंबर के हिसाब से क्या मार्क्स है इन्होंने उसको रिप्रेजेंट कर लिया। इजी है, राइट। काफी ज्यादा एक्सेल का यूज हम लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि एक्सेल में टेबल्स होते हैं और टेबल्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, ताकि हम आगे जाके डेटा को समझिए। डेटा समझ में आ जाएगा तो डेटा पे क्या करना है ये भी हमें समझ में आ जाएगा। तो
हर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बेसिकली हमारा क्लियर होना चाहिए। अब ये क्या कहते हैं, अगर तुम्हें इनको एनालाइज करना है, इनका स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट एनालाइज करना है स्टूडेंट्स का, तो क्या करो, आप क्या क्या कर सकते हैं। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे क्लास क्लास के 10 बच्चों का वो है, और मुझे उनको एनालाइज करना है, कि देखना है कि क्या अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं मेहुल? सर एक बार रिपीट कर देना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास 10 बच्चों के मार्क्स हैं, हाँ जी। ठीक है, उन 10 बच्चों को मार्क्स को मुझे एनालाइज करना है कि भाई कैसा परफॉर्म किया है इन्होंने, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ उस पर? एनालिसिस। क्या एनालिसिस? सर इनके मार्क्स एनालाइज कर लेंगे, किसके मतलब कैसे आए हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग हाँ, ऑर्डर। कैसे करोगे एनालाइज? रोल नंबर को देख कर किसके मार्क्स कितने आए उस हिसाब से उसको अरेंज करना पड़ेगा। हम्म। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि असेंडिंग डिसेंडिंग करके एनालाइज हो जाएगा ये? आई थिंक। अच्छा जतिन। हेलो। केवल मतलब ना कोई असेंडिंग डिसेंडिंग करने से तो जो बच्चे में से अच्छे कर रहे हैं वो ऊपर आ जाएंगे, डिसेंडिंग में तो हम्म। या उनके ग्रुप बांट सकते हैं, लेकिन बांटने से कुछ नहीं होगा। हम्म। देखो, असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग करने से फायदा क्या होगा? ठीक है, आपका इनपुट सही है, बट असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक ऐसी चीज नहीं है जो हमने पढ़ ली। इसका फायदा ये है कि असेंडिंग डिसेंडिंग मैंने लगा दिया तो मुझे मिनिमम मैक्सिमम पता चल गया तुरंत। अगर कोई आपको असेंडिंग सीरीज दे देगा, तो आप उसको सीरीज को देखते ही बता दोगे कि इसमें मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है। आपको पूरा सीरीज देखने की जरूरत नहीं, आपको 10 के 10 देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, जैसे इन्होंने असेंडिंग बताया, राइट, तो असेंडिंग में मैं सीधे बोलूंगा कि अरे यार सबसे कम नंबर तो 10 है, पर सबसे ज्यादा नंबर 50 है। तो मेरा अच्छा भी इंप्रेशन बना और मेरा खराब भी इंप्रेशन बना। ठीक है, एट द सेम टाइम सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम देखने से काम नहीं होगा, मुझे बीच का भी देखना पड़ेगा। मिनिमम मैक्सिमम देखना बस एक तरीका है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, मैं इसमें ये बोल सकता हूँ कि कितने बच्चे पास हुए हैं। लेट्स से 33 पास है, तो कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने बच्चे फेल हुए, देख सकता हूँ मैं, राइट। 3 बच्चे फेल हुए हैं, मतलब फेल परसेंटेज हो गया 30%। 10 में से 3 फेल हुए, तो 3/10, 3/10 इंटू 100 इज 30% बच्चे फेल हुए। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे, तो बेसिकली इसको और भी ज्यादा इसमें चीजें हम देख सकते हैं। कैसे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, किस तरीके से इसका मीन निकालना है। मीन इज एवरेज, सीधा सीधा एवरेज, सबको जोड़ो और 10 से डिवाइड करो। ठीक है, सिग्मा एन अपॉन एन, सिंपल है। बट हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो दूसरे पे आते हैं, विच इज बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है? बार चार्ट ऐसा दिखता है, ये बार चार्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास अलग अलग, सो बेसिकली ये बार है, इसको बार बोलते हैं, जो डंडा है ना, इसको बार बोलते हैं, बार। चॉकलेट जैसे होता है ना, चोको बार, चॉकलेट बार, प्रोटीन बार, इसी तरीके की दिखती है ना वो, इसलिए इसको बार चार्ट बोलते हैं। अब क्या है, मान लो मुझे मार्क्स रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, उनका रोल नंबर था, रोल नंबर के साथ साथ मान लो मेरे को मार्क्स भी मिल गए, मान लो मेरे को नाम भी मिल गए। अक्षय का नाम मिला, अक्षय के 7 नंबर थे, तो मैं इस चार्ट में उसको कैसे दिखाऊंगा, अक्षय दिखा दूंगा और एक बार खड़ा कर दूंगा, जो कि इस एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस होती है इधर वाली, और ये एक्स एक्सिस है, जिसपे नाम लिखे हैं वो एक्स एक्सिस है, और जिसपे मार्क्स लिखे हैं वो वाई एक्सिस है। ये पूरा आपका बार चार्ट हो गया। ठीक है, अब चार्ट का टाइटल है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट बाय नेम, ताकि देखते ही बंदा समझ जाए।
और चार्ट में आपने दिखाया क्या है, मार्क्स, तो ये इसको लेजेंड बोलते हैं, लेजेंड। ठीक है, अब इस बार चार्ट में, इस बार चार्ट को जब आपको पता चल गया कि बार चार्ट दिखाता क्या है, तो इसको रीड करना बहुत आसान है। रीड करना कैसे आसान है, इस चार्ट को रीड करोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा मिनिमम किसके नंबर है, धानवी के नंबर है कितने हैं, 40, सॉरी 4। मैक्सिमम किसके नंबर है, सबसे ऊंचा किसका है, जसलीन का। जसलीन के कितने नंबर है, 9। ये सब आपको पता चल जाएगा। तो अभी तो चार्ट के बहुत ज्यादा बेसिक्स कर रहे हैं हम, इस वजह से ज्यादा हम डीप में नहीं जा रहे हैं, बट इट्स जस्ट एन आइडिया कि क्या क्या हो सकता है। इसके लिए इन्होंने दूसरा एग्जांपल लिया है, पहले वाला लेते तो 10 आते, अब 5 वाला लिया है तो 5 आते हैं। ठीक है, बार चार्ट में कोई डाउट है मेहुल या जतन? क्लियर है। ठीक है, दूसरा आता है हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम भी एक और रिप्रेजेंटेशन है डेटा का। ठीक है, ये बार ग्राफ जैसे ही दिखता है, दिखने में बार ग्राफ की तरह ही लग रहा है ना, बट हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में फर्क होता है। ठीक है, बार ग्राफ तो कैटेगोरिकल डेटा की फ्रीक्वेंसी देता है। कैटेगोरिकल डेटा की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि अच्छा, कैटेगोरिकल डेटा का आई थिंक इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ होगा ना, उससे समझा होगा तो सही रहेगा। नहीं दिया होगा इन्होंने एग्जांपल, सो मैं बताता हूँ कैटेगोरिकल क्या है। कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल का सिंपल मतलब ऐसे समझ सकते हो कि एक कैटेगरी, जैसे मैं बोलूं घर के राशन की बात करूं तो दलहन, मैं बोल दूं दलहन, तो दलहन एक कैटेगरी होगी। ठीक है, और अरहर की दाल, उड़द की दाल, ये सब उसके उसके अंदर आते हैं, उस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो ये जो दलहन का डेटा अगर कोई मुझे देगा तो मैं इसको कैटेगोरिकल डेटा कहूँ। ठीक है, अब क्या होता है, बार ग्राफ में तो क्या होता है, कैटेगोरिकल डेटा की फ्रीक्वेंसी आती है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वो अपीयर हो रहा है। ठीक है, जैसे पिछला वाला जो हमारा डेटा था उसमें अक्षय के नंबर थे। ठीक है, अक्षय एक बंदा है, उसके नंबर है, और इस नंबर को ही उसकी फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से माया, धानवी, ब्ला ब्ला, इन सब के। बट इसमें और हिस्टोग्राम में अंतर क्या होता है, कैटेगरी हिस्टोग्राम क्वांटिटेटिव डेटा के लिए होता है। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब जिसको हम जोड़ सकें किसी। ठीक है, इसका टेबल क्यों नहीं दिया हुआ है इन्होंने? एक मिनट। हम्म, ये नहीं है। देखो ए वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि लेट से हमारे पास कोई क्लास है जिसमें मेरे पास कितने, छः छः बच्चे हैं। छह बच्चों की अलग अलग प्रेफरेंस है। किसी को चॉकलेट पसंद है, स्ट्रॉबेरी, वनीला, मिंट चॉकलेट चिप आइसक्रीम पसंद है। ठीक है, तो दो लोगों को चॉकलेट पसंद है, तो मैं क्या कहूंगा कि चॉकलेट फ्लेवर की पसंद होने की फ्रीक्वेंसी 2 है। तो फ्रीक्वेंसी बस यही होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कि चॉकलेट कितनी बार आ रहा है डेटा में। जब मैंने उन 6 बच्चों से डेटा पूछा, मतलब उनका फेवरेट फ्लेवर पूछा, तो पहले ने चॉकलेट बताया, दूसरे ने स्ट्रॉबेरी, तीसरे ने वनीला, चौथे ने मिंट चॉकलेट, पांचवें ने चॉकलेट बताया, और छठे ने स्ट्रॉबेरी बताया। तो चॉकलेट कितनी बार आया, 2 बार। तो चॉकलेट की फ्रीक्वेंसी हो गई 2। ठीक है, ये डेटा को प्रेजेंट करने का बस एक तरीका है। या तो मैं 6 बार लिखता, या फिर मैंने क्या किया, मैंने स्मार्टनेस दिखाई, मैंने चॉकलेट के आगे लिख दिया कि इसकी फ्रीक्वेंसी ही 2 है ना। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी, और ये हो गई कैटेगरीज, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वनीला, ये हो गई कैटेगरीज और उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई।
अब इसमें क्या होता है, हम थे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए ये यूज करते हैं हम। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब जो क्वांटिटी बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहता हूँ कि क्लास में अ, सबकी मैंने हाइट मेजर की है और मुझे हाइट का डेटा कलेक्ट करके मुझे दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, किसी बच्चे की हाइट 43 है, किसी की 43.1 है, किसी की 43.2 है, तो मैं क्या सबके थोड़े ना लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं सबकी हाइट देख के और उसको एक ग्रुप में डाल दूंगा, एक बकेट बनाऊंगा और उसमें डाल दूंगा। जैसे मैंने 45 से 50 बनाया, तो 46 वाला उसमें आ जाएगा, 47 वाला उसमें आ जाएगा, 51 से 56 बनाया तो 51 वाला आ जाएगा, 52 वाला, सब ब्ला ब्ला उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो उन सब के हिसाब से मेरी डेटा तैयार हुई। डेटा क्या तैयार हुई, ये तो कैटेगरीज बन गई, जो बकेट्स बनी थी ये तो कैटेगरीज हो गई हाइट की, 45 से 50, 51 से 56, ये सब। और फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, मतलब उस बकेट में आने वाले कितने बच्चे हैं जिनकी, ऐसे कितने बच्चे जिनकी 45 से 50 है, 2 बच्चे हैं। सबसे ज्यादा बच्चे किस बकेट में हैं, तो सबसे ज्यादा बच्चे 63 से 68 के बकेट में, 20 बच्चे हैं इसमें। ठीक है, तो आगे जब डिस्ट्रीब्यूशन कभी पढ़ेंगे हम, तो हमें पता चलेगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। हिस्टोग्राम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिस्टोग्राम के बाद आता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है, ये लाइन ग्राफ है। ठीक है, लाइन ग्राफ सिंपल ये है। सो इसमें क्या होता है, ये अलग अलग आपके पास लेबल्स हैं। सो इनको डेटा पॉइंट्स आप समझ सकते हो, 1 2 3 4 टिल 10। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें ये कह रहा है कि ईयर वाइज प्रॉफिट्स कितना है। ठीक है, तो ईयर वाइज 2005 में 0.9 प्रॉफिट हुआ था, 0.9 बिलियन या करोड़ या कुछ भी समझ लो इसको। 2006 में 1.1 हुआ, 7 में ये हुआ और ब्ला ब्ला ये। ठीक है, तो मैंने उसको लाइन चार्ट से प्रेजेंट करना है, तो मैंने क्या किया, 1 पे एक्स एक्सिस पे मेरा ये हो गया ईयर, एक्स एक्सिस पे ईयर आ गया। इन्होंने ईयर को 1 2 3 4 करके कर रखा है, बट मैं इसको ईयर भी लिख सकता हूँ। प्रॉफिट्स आ गए भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा किया हुआ है इन्होंने। इन्होंने वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है ईयर, एंड इन्होंने एक्स एक्सिस पे प्रॉफिट लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं चाहता तो मैं उल्टा भी कर सकता हूँ। आइडियली मैं उल्टा ही करूंगा। आइडियली मैं ईयर इस पे लिखूंगा एक्स पे और प्रॉफिट वाई पे लिखूंगा। तो यहाँ पे इस ग्राफ में क्या दिख रहा है कि बढ़ रहा है, ये हमेशा बढ़ रहा है, प्रॉफिट हमेशा बढ़ रहा है। ठीक है, 2005 से आप देखोगे तो 2015 तक ये हमेशा बढ़ा है। ठीक है, अब इस चार्ट का फायदा क्या है, इस चार्ट का फायदा ये है कि ये बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज होता है। जो जितने भी सीईओ बिजनेस पीपल होते हैं, सब इसी तरीके के चार्ट देखते हैं। उनको देखते ही पता चल जाता है कि हमारी कंपनी ग्रो कर रही है नहीं कर रही, करी है नहीं करी है, नहीं करी है तो फिर उसके पीछे रीजंस ढूंढते हैं। तो चार्ट का बहुत बड़ा फायदा होता है। चार्ट हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बहुत ही कम टाइम में दे देता है। इट हेल्प्स अस टू डिकोड इंफॉर्मेशन इन वेरी क्विक मैनर। ठीक है, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन इज पाई चार्ट। पाई चार्ट इतना वाइडली यूज नहीं होता। अगर पिक्टोरियली हमें अच्छा दिखाना है तो पाई चार्ट यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, सो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। सो पाई चार्ट में क्या होता है, इसका टोटल सम 360 रहता है। तो इसका जो एंगल होता है ना, उसी के हिसाब से होता है। अगर मान लो आपको किसी डेटा का कॉम्पोजिशन दिखाना है, कॉम्पोजिशन क्या दिखाना है कि जितने भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट है उसमें केएफसी कितना है, मैकडोनल्ड कितना है, और ये सब ग्रीनविच वगैरह कितनी है। तो केएफसी 35 है, तो केएफसी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 35 आउट ऑफ टोटल इंटू 360 इतना एंगल चाहिए होगा। ठीक है, तो ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा या फिर स्कूल में पढ़ा होगा इसे। ये पाई चार्ट है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो हमने ब्रीफली थोड़ा पहले कवर किया था। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ठीक है, तो मान लो हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बेसबॉल टीम रन है। ठीक है, और एक इनिंग में बेसबॉल टीम के कितने रन हैं ये हमने देखा है और हमने चार्ट में डाला है। तो एक इनिंग में कितने बेसबॉल टीम के रन हैं,
सो मैंने ये 9 बार काउंट किया, 9 इनिंग्स हुई, 9 बार काउंट किया, तो ऐसे आया, मान लो 1 2 0 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0, इस तरीके से आया। तो उस डेटा को मैंने यहाँ पे प्रेजेंट ऐसे कर दिया, मैंने कहा कि 0 इनिंग में 0 रन 4 बार हुए, तो 0 की फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। इनिंग में 1 रन 3 बार हुए, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। इनिंग में 2 रन 1 बार हुआ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। ऐसे ही 3 रन 1 बार हुआ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। ठीक है। अब ये कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, बट ये आप कर सकते हो, मैं शेयर कर दूंगा पीपीटी आपसे। एक और ले लेते हैं हम, एक और एग्जांपल ले लेते हैं फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर एंड स्पीड। अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। सेंटर एंड स्पीड ऑफ डेटा क्या होता है? एनी आइडिया? मेहुल, जतिन, क्या होता है? सेंटर का क्या मतलब होता है? मेहुल? लार्ज डाटा सेट को सिंपली समराइज करना। नहीं, मेरा क्वेश्चन है सेंटर क्या होता है? सेंटर सेंटर पॉइंट हो गया ना, मतलब जहां क्या? से हम सेंटर, तो वहां सेंटर पॉइंट होता है, वही सिंपल। हाँ, तो क्या होता है मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो आप? अगर मान लो आपको किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया सेंटर क्या होता है, तो क्या कहोगे? वहां पाई चार्ट के एग्जांपल से बता दूं? नहीं, पाई चार्ट के एग्जांपल से नहीं, आप ऐसे ही बताओ ना। पाई मतलब चार्ट के एग्जांपल से कैसे बताओगे? मैं सामने तो हूं नहीं आपके। हाँ जी। तो कोशिश करो, टर्म्स अब वर्ड्स में रखने की कोशिश करो। जतिन, तुम बताओ। सेंटर मतलब उस डाटा का मेन मेन पार्ट मतलब। नहीं, तुम सेंटर बताओ मुझे, सेंटर क्या होता है? डेटा छोड़ो अभी। सेंटर मतलब किसी भी जहाँ से मतलब सबके इक्वल दूरी हो। हम्म, ये तो तुमने सर्कल का बता दिया, सेंटर ऑफ अ सर्कल है ये तो। मिडिल और पॉइंट। अगर डेटा, अगर सेंटर पर डेटा में देखा जाए तो उस डेटा का डेटा छोड़ो अभी, मैं तो सेंटर की बात कर रहा हूँ। चलो मैं बताता हूँ, मिडिल पॉइंट तुम्हारा भी सही है कहीं ना कहीं तक। और जतिन का भी सही है। जतिन ने सेंटर ऑफ सर्कल बता दिया और तुमने लाइन का सेंटर बता दिया। बट सेंटर होता है केंद्र, ठीक है? और केंद्र हमेशा केंद्र ही होता है जहां से सब कुछ आता है। केंद्र ही है। जैसे हम कहते हैं कि सूर्य हमारे हालांकि काफी ज्यादा बड़ा है हमारा ब्रह्मांड, पर हमारे यूनिवर्स का सेंटर है सूर्य, सन। बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है सन। तो सेंटर है, तो ऐसा नहीं कि हमारा सोलर सिस्टम सर्कुलर है, उसके बीच में सेंटर है, उसका रेडियस डायमीटर है, ऐसे नहीं। सेंटर का मतलब होता है केंद्र हो, तो वो केंद्र है। इसी तरीके से ये क्या कह रहे हैं, सेंटर ऑफ द डेटा, डेटा का केंद्र। इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद हो तो वो जो हमने चार्ट बनाया था ना, जो हिस्टोग्राम बनाया था, तो उसमें जब हाइट नापी थी तो उसमें बीच वाली हाइट सबसे ज्यादा आ रही थी, ठीक है? अब मुझे इस डेटा का अगर केंद्र बताना हो तो मैं क्या करूंगा? मेरे हिसाब से अगर कोई मुझसे पूछे कि यहाँ यहाँ का सेंटर ऑफ द डेटा क्या है, सेंटर ऑफ द डेटा मतलब जो बीच में है बिल्कुल, जिसके जिसके चारों तरफ ही है, मिड पॉइंट जिसको आपने बोला, वो भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? मिड पॉइंट का तरीका है निकालने का, उसको कहते हैं एवरेज, मीन। तो मीन होता है आपका सेंटर ऑफ द डेटा। और सेंटर ऑफ डेटा आप मीडियन और मोड निकाल के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है?
मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है बिल्कुल मिड पॉइंट है, जहां पे मतलब आधे उसके पहले हैं आधे उसके बाद, जो चीज बीच में रह गई वो है मीडियन। और मोड होता है जो चीज सबसे ज्यादा बार आ रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसको कहते हैं मोड। ये तीन तरीके होते हैं सेंटर में डेटा। अगर आपको ये तीन तरीके पता है तो आपको पता है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। और ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये सेंटर ही आगे तक आपके काम आएगा। बहुत हमें इजी लगता है मीन मीडियन मोड कहना, बट मीन मीडियन मोड अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो डेटा समझने में फिर दूरी नहीं है। ग्राफ्स व्राफ्स ये सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज है स्प्रेड ऑफ द डेटा। स्प्रेड ऑफ द डेटा मतलब कितना फैला हुआ डेटा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने एक एग्जाम्पल कवर किया था जिसमें कम से कम 10 नंबर थे, ज्यादा से ज्यादा 50 नंबर थे। मान लो एक और क्लास का है, उसमें कम से कम 20 नंबर हैं, ज्यादा से ज्यादा 40 नंबर है। तो अब यहाँ पे देखो, दोनों डेटा में फर्क क्या है कि 20 से 40 वाला ज्यादा फैला हुआ नहीं है, पर 10 से 50 वाला ज्यादा फैला हुआ। तो इन इसको नापने का तरीका होता है, द वे वी मेजर इट इज कॉल्ड स्प्रेड ऑफ द डेटा। वी यूज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन टू मेजर द स्प्रेड ऑफ द डेटा, ठीक है। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे कैसे इसको मेजर करते हैं, ठीक है, या फिर ये आप खुद रीड करोगे, ठीक है। तो सेंटर में आ गया हमारा मीन, मीडियन और मोड। और रेंज, जब स्प्रेड मेजर करना है तो आप रेंज भी मेजर कर सकते हो, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी मेजर कर सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन में। सो जो हम 10 से 50 और 20 से 40, 10 से 50 वाले में रेंज क्या होगी? 50 माइनस 10, 10 से 50 की रेंज होगी 40, और 20 से 40 की रेंज होगी 20, 40 माइनस 20। रेंज बहुत ही सिंपल है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है हम अगले उसमें कवर करेंगे, अगले सेशन में। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है ये भी अगले सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। एंड देन जेड स्कोर होता है एक, जेड स्कोर कैलकुलेट होता है, ये हम अगले सेशन में कवर करेंगे, प्रोवाइडेड कि आप ये पढ़ के आओगे। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि ये क्या है। मैं सिर्फ आपके डाउट्स लूंगा एंड मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका हम आगे यूज कैसे करेंगे डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं क्विकली, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, रेंज क्या है, मान लो ये डेटा है हमारे पास, मिनिमम वैल्यू इसमें क्या हो गई 7, मैक्सिमम 15 हो गई, तो रेंज हो गया मैक्सिमम माइनस मिनिमम, स्ट्रेट, कुछ नहीं है रेंज। अब वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस का एक प्रॉपर फॉर्मूला है, ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आप निकालते हो डेटा का मीन विच इज एक्स बार अज्यूम करो उसको, एंड देन लेट्स से डेटा है आपका x1 x2 x3 x4 अप टिल xn, ठीक है। तो वेरिएंस निकालने के लिए आप क्या करोगे? पहले निकालोगे x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, उसको ऐड करोगे हर एक डेटा पॉइंट के मीन के साथ डेविएशन के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है उसका, और ये जो भी निकल के आएगा ये होगा आपका वेरिएंस। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं स्टैटिस्टिकल टर्म्स में, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और आई कहां से कहां तक है? 0 से n तक वेरी करेगा। तो इस फॉर्मूले का मतलब ये है, ठीक है। अब ये क्या है? ये चार्ट ऐसे ही समझो जैसे लाइन चार्ट है, या फिर हिस्टोग्राम भी समझ सकते हो, ठीक है। तो मीन 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 कहाँ होता है? मीन हमेशा चार्ट के बीच में होता है, ठीक है। ये तरीके हैं उसको लिखने के, वेरिएंस को। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो हमारा सम निकल के आया है ये वेरिएंस नहीं होता। इस सम को हमें जो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं इनसे डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा वेरिएंस निकल के आता है, ठीक है। हाँ, ये तो हमारे डेविएशंस के स्क्वायर का सम हो गया, पर इस डेविएशंस के स्क्वायर के सम को डिवाइड करना पड़ेगा इनसे, तभी हमारा वेरिएंस आएगा, ठीक है। ये क्लियर है मेहुल, जतिन, मेहुल? क्लियर है। ओके। इसके बाद वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सिग्मा स्क्वायर? सिग्मा स्क्वायर इसलिए कहते हैं बिकॉज सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, इसीलिए हम वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो गया।
सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या हो गया, इसका अंडर रूट निकाल लो दोनों तरफ से, सिग्मा स्क्वायर का अंडर रूट निकाल के तो सिग्मा बनेगा, इसका निकाल लोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस बन गया। बहुत ही सिंपल है। अब सैंपल प्रॉब्लम में क्या है, इन्होंने सब कुछ दे रखा है कि इसकी रेंज निकालो, ब्ला ब्ला, या ट्राई कर सकते हो, मीन निकालो, मीडियन निकालो, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी इन्होंने दे रखा है, तो इस पे कुछ ट्राई करो, कुछ चीजें, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब कैसे निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम जेड स्कोर वगैरह सब पढ़ेंगे, और आगे और थोड़ी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे होते हैं, बट हम कुछ ही कवर करेंगे, मोस्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कवर करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो ये तो रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स है। नाउ रिगार्डिंग द होमवर्क, देखो होमवर्क बहुत जरूरी है, बिकॉज हम लोग अगले 5 दिन तक टच में नहीं रहेंगे, इसलिए होमवर्क बहुत जरूरी है, सो दैट ऐसा ना हो कि क्लास हो और जो क्लास में हुआ वो हम भूल जाएं। तो इस क्लास में, इस सेशन में बहुत जरूरी है आपका नोट्स बनाना, चाहे आप कुछ भी बना रहे हो, बट नोट्स बनाना और उन नोट्स को रिवाइज करना या फिर देखना। अगर हम डेली कनेक्ट करते हैं तो बहुत इजी होता है, आपको डेली का पता रहता है क्या चल रहा है, बट अगर हम बहुत गैप पे कनेक्ट कर रहे हैं तो वो जरूरी हो जाता है। एंड देन वो जब आपने कर लिया, ठीक है, नोट्स आपने बना लिए, तो रोज आप उन नोट्स को देखो, भले ही 5 मिनट आप देख रहे हो, और नोट्स ऐसे नहीं कि पूरा आप लेके बैठ गए और पूरे पेजेस लिख रहे हो आप, नहीं, नोट्स जिसमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लिख रहे हो कि इस सेशन में हमारा क्या हुआ था, क्या बताया गया, ठीक है। और मेरा टेक अवे क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लो, हो सकता है इस जब हम सेंटर और स्प्रेड डिस्कस कर रहे थे, हो सकता है किसी को सेंटर में इंटरेस्ट आया हो सकता है किसी को स्प्रेड में इंटरेस्ट आया, तो अपने अपने इंटरेस्ट की बात है, कौन सा पॉइंट वर्थ राइटिंग लगता है वो हम लिख सकते हैं। तो ये दो चीजें मैं कहूंगा कि होमवर्क पे और नोट्स पे आप ध्यान रखना। एंड देन आगे के सेशन से थोड़ा आज देरी हो गई ऑर्गेनाइजेशन में भी, बट अगले सेशन से ऐसा नहीं होगा, और डजेंट मैटर, ये सेशन में कंडक्ट करूंगा, डजेंट मैटर कितने लोग हैं, 2 हैं, 3 हैं, अगर एक भी है तो भी ये सेशन चलता रहेगा, मोस्टली ये सेशन सैटरडे को होगा, ठीक है। बाकी ओपन टू क्वेश्चंस नाउ, कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, जो भी चीजें अपन ने डिस्कस की अभी। नहीं बाबा, अभी तो सब क्लियर है, तो पढ़ाया है। अच्छा, ओके, जतिन, ओके, ठीक है। तो ठीक है, फिर अगले सेशन में मिलते हैं, और आप लोग थोड़ा पढ़ के आना जितना भी हमने डिस्कस किया, और अगर नोट्स नहीं बनाए तो आप बना लेना, ये पीपीटी वैसे दे देता हूँ आपको मैं।